यस स्टूडेंट्स, दिस इज लोनर मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर है 3। इस चैप्टर का नाम है अपने पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो किसी भी चीज़ के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। और जो मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर के जो मतलब स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या होते हैं, किस तरीके से बने हुए होते हैं, इनका क्या कंपोजिशन होता है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अपना फर्स्ट आ रहा है कि भाई ये एलिमेंट जो होते हैं वो किस किस तरीके से बने हुए होते हैं, क्या नियम इनमें लागू होते हैं इनके बनने में, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो फर्स्ट है अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसका लॉ भी बनता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है, यानी कि ना तो वो बढ़ता है ना फिर घटता है, जैसा जैसा ही रहता है। इसका मतलब ये है। तो अब लॉ क्या है अपने पास, लॉ ये है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपने पास जो भी सब्सटेंस या फिर जो भी कंपाउंड होता है उसका मास केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ना तो चेंज होता है, ना बढ़ता है, ना घटता है, यानी कि कुछ चेंज उसमें नहीं आता है। ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता, जो है वो का वो ही रहेगा। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम समझ लेते हैं एक बार। This law states that during a chemical reaction, matter is neither created nor destroyed. यानी कि ये लॉ ये बताता है कि इस किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो अपने पास मैटर को बनाया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। Thus, in a chemical reaction, total mass of the product is equal to the total mass of reactant. यानी कि यहाँ पे जो अपने पास प्रोडक्ट मिलता है उसका टोटल जो मास हो रहा है वो हमेशा टोटल रिएक्टेंट के जो मास होता है उसके क्या होता है, इक्वल होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे अपन इसका। H2 plus Cl2 जो हो रहा है 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन का जो मास होता है वो अपने पास होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, और 1 क्लोरीन का जो होता है 35.5 के अप्रॉक्स होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 71, और HCl का टोटल होता है 36.5, तो मल्टीप्लाई अगर 2 है अपने पास एलिमेंट तो दोनों 2 से करेंगे, यानी 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास कितने आ रहे हैं 73। इधर भी रिएक्टेंट में हमारे पास जो मास आ रहा है टोटल वो क्या है 73, और प्रोडक्ट में भी मास आ रहा है जो क्या है 73। इसका मतलब ये है कि जो अपने पास मास है वो ना तो क्रिएट किया गया ना ही डिस्ट्रॉय किया गया, जो मास पहले था वो का वही अपन को वापस रिएक्शन होने के बाद मिला। ऐसे अपन और भी एग्जांपल्स देखते हैं, कोई सा भी एग्जांपल देखें केमिकल रिएक्शन का, सभी में ये लॉ लागू होता है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि भाई जैसे कोई भी अपने पास कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास होता है, उनका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। उस रेशियो को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है। तो इसको देख लेते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a chemical compound always consists of the same element combined together in the same ratio। यानी कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो अपने पास एलिमेंट्स होते हैं वो सेम जिस तरीके से जितने जुड़े हुए हैं उसी रेशो में जुड़े हुए रहेंगे, ना तो उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है ना ही कम की जा सकती है। इंडिपेंडेंट द मेथड बाय विच इट इज प्रिपेयर्ड और द सोर्स ऑफ वेयर इट इज ऑब्टेन्ड, चाहे वो किसी भी मेथड से बनाए जाए या फिर चाहे वो किसी भी सोर्स से लिए जाए, उनका जो रेशो है हमेशा इक्वल रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। H2O, the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water is also found to be fixed at 1:8। अपन को पता है H2O हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा अपने पास 2, और इसी तरीके से जो 1 हाइड्रोजन है उसका मास होता है हमारे पास 16, तो रेशो 16, दोनों को कट करते हैं तो हो जाते हैं अपने पास 1:8। तो आइए ही रहा है वापस से। इस तरीके से मतलब अपन चेक कर सकते हैं कि जितने भी केमिकल कंपाउंड है उनका जो
एटॉमिक मास होता है उनका जो रेशो होता है वो फिक्स रहता है, ना तो चेंज बदल सकता है और ना कभी बढ़ा सकते हैं ना कभी को घटा सकते हैं। ये हो गए हमारे दो लॉ जिनके बेसिस पे हमारे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एटम से रिलेटेड एक थ्योरी दी। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उसमें उन्होंने बताया कि एटम्स किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे एटम के साथ जुड़ते हैं। एटम से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए, तो उसको अपन देखते हैं। फर्स्ट है ऑल द मैटर इज मेड बाय टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर्स होते हैं, यानी मैटर यानी कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, जितने भी पदार्थ जितनी भी थिंग्स अपने आसपास पाई जाती हैं वो किसी न किसी छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं। उन छोटे से छोटे पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाएगा, एटम। नेक्स्ट, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम क्या है, ऐसा पार्टिकल है जिसके अपन और पार्टिकल्स करना चाहें तो अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि उसके और टुकड़े करना चाह रहा हूं मैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो जैसा पार्टिकल है हमेशा वैसा वैसा ही रहता है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी किसी एलिमेंट है उसका अपन को दे रखा है एटम, तो उसके जो एलिमेंट के जो एटम है उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसका जो मास है हमेशा आइडेंटिकल रहेगा, यानी फिक्स रहेगा, एक है वो का वही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार हाइड्रोजन का जो मास है वो अलग आ रहा हो और दूसरी बार अलग आ रहा हो, हमेशा वो क्या रहता है, फिक्स रहेगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एलिमेंट अलग अलग एटम से निकल रहे हैं या अलग एटम जो है अलग अलग एलिमेंट के हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी और एटॉमिक मास है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि डिफरेंट एटम्स है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मास डिफरेंट होंगे। अगर सेम एटॉमिक नंबर है और सेम एलिमेंट है तो फिर उनका एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, एटम कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं तो जो उनकी संख्या होती है हमेशा होल नंबर्स में होती हैं। होल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 के रूप में, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। जैसा कि H2O तो वह H2O की फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ पे जैसे H2O, अगर मैं इसको लिख दूँ H12O तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो H2O ही होगा, क्योंकि अब वो ओनली लेने हैं होल नंबर्स, ना कि ले सकते हैं अपन फ्रैक्शनल यानी इरेशनल नंबर नहीं ले सकते हैं, ना ही नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। फिर आता है हमारे पास, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव यानी कि एटम्स की जो संख्या है वो फिक्स रहती है, वो भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो ये तो हो गए हमारे एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके कुछ पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट आ रहा है हमारा टॉपिक जो है एटम, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि भाई एटम क्या चीज़ होती है एक्चुअल में। तो an atom is the smallest particle of an element that take parts in chemical reaction। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाला सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल जो होगा वो होता है हमारे पास एटम। एटम की जो साइज होती है लगभग 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। हाइड्रोजन के एटम की, हाइड्रोजन एटम की जो साइज होती है अप्रोक्स 10⁻⁻10 मीटर के अप्रोक्स होती है, 10⁻⁻10 या फिर 10⁻⁻1 नैनोमीटर। एन लिखा हुआ है इसका मतलब नैनोमीटर है। नैनोमीटर एक यूनिट है जिसमें जिनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है उनको मेजर करने के लिए ये यूज में आती है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास सिंबल्स ऑफ एटम। एटम के सिंबल्स क्या होते हैं, तो इनको क्योंकि सारे एटम्स का नाम लिखना हर टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है तो उसके लिए कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है। तो वो सिंबल्स किस तरीके से लिख दिए गए उसके बारे में। इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट
वर्ड derived from the name of place where they were found the first time। यानी कि सबसे पहले तो क्या किया गया, जब इनके सिंबल देने थे या नाम देने थे तो इनका नाम उस बेसिस पे दिए गए जहाँ पे इनकी खोज हुई, यहाँ से ये प्राप्त हुए, जिस जगह से ये प्राप्त हुए वहाँ से इनका नाम दिया गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझना चाहें तो कोपर सिट्रस जगह से जगह ऐसी नाम है, नाम की जगह है, तो वहां से हमको प्राप्त हुआ, तो सिट्रस के आधार पे उसको कोपर नाम दिया गया। और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्या हुआ, ये मतलब ज़्यादा टाइम तक लागू नहीं रह सका। इसके बाद क्या हुआ, इन द मॉडर्न टाइम में IUPAC जो एक इंडियन IUPAC, इसकी फुल फॉर्म है अपने पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं, उनके जो सिंबल्स हैं उनको देने का काम IUPAC ने करा, इसने अप्रूव करा। इनके अकॉर्डिंग नाम के हिसाब से दिए गए, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए क्या ले लिया इन्होंने H, फर्स्ट सिंबल काम में ले लिया। एल्यूमिनियम है, उसके लिए क्या ले लिया एयर। अब बहुत से कंपाउंड ऐसे हो रहे थे जिनमें क्या हो रहा था, स्टार्टिंग का लेटर ही सेम आ रहा था, जैसे कि हो गया बोरोन जिसका होता है B, बेरियम जिसका होता है Ba, बेरिलियम जिसका होता है Be। तो अब इनमें बी अगर लेते हैं तो फिर हमको कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्या किया, स्टार्टिंग के 2 वर्ड ले लिए, जैसे कि बेरियम में ले लिया Ba जो उसका स्टार्टिंग का 2 है, Be बेरिलियम के लिए लिया। अब और आगे प्रॉब्लम ये आई कि भाई कुछ है जैसे अपने पास सिल्वर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Ag से, तो उसका नाम किस हिसाब से लिया गया। सिल्वर का जो लैटिन लैंग्वेज होती है उसमें नाम होता है अर्जेंटम। सिल्वर यानी कि इसका लैटिन लैंग्वेज होती है उसमें नाम होता है अर्जेंटम। सिल्वर जिसका सिंबल है अपने पास Ag, इसका लैटिन लैंग्वेज में नाम होता है अर्जेंटम। उसी की वजह से उसको सिंबल दे दिया गया Ag। किसी को लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से दिया, किसी को उनके स्टार्टिंग के वर्ड के हिसाब से दिया, किसी को उनके स्टार्टिंग के 2 लेटर्स के हिसाब से दिया। और जैसे अपने पास एग्जांपल और देखना चाहें लैटिन लैंग्वेज का, तो जो अपने पास गोल्ड होता है, गोल्ड का होना चाहिए एक्चुअली G, लेकिन G नहीं हुआ, उन्होंने क्या दिया लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से AU, और हम उसका लैटिन नेम होता है जिसके हिसाब से उसका नाम दिया गया AU। वो भी लिख लेते हैं अपन, गोल्ड जिसका हुआ है AU। तो इस बेसिस पे अलग अलग जो एलिमेंट्स है, अलग अलग कंपाउंड्स है, उनका अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग सिंबल दिए गए, जिससे कि इनको आसानी से समझा जा सके। तो ये तो थी हमारी बात आज तक एटम साइज और एटम के सिंबल से वहाँ तक की। और तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट पढ़ें, इसके बाद जो भी होगा हम हमारी आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।